तो गाइज यहाँ पर आप लोग फिर से हम लोग आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर के, जिसमें टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो गाइज ये वाला जो इसका पहले वाला पार्ट था, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है, उस पर मैंने वीडियो बना दिया। आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जा करके देख लीजिए, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले पहला पैराग्राफ क्या कहता है, तो पहला पैराग्राफ कहता है कि नेशनलिज्म की पहली भावना पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले फ्रांस ने शुरुआत की थी, जो कि एक एब्सोल्यूट मोनार्क के कैप्चर में था। फ्रांस का मोनार्क कौन था? लुई 16, ठीक है। और जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया तो जितना पावर था वह मोनार्की से, यानी कि राजतंत्र से बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, मतलब फ्रेंच सिटीजन के रूप में आ गया, फ्रेंच सिटीजन के पास आ गया, जो कि राजा के पास था पावर्स, ठीक है। Revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। मतलब जैसे ही यह रिवोल्यूशन हुआ तो इस रिवोल्यूशन ने बताया कि देश को कैसे करना है, क्या करना है, वो कौन डिसाइड करेगा, पब्लिक करेगा, कंट्री करेगा, उसका लोग करेगा, ठीक है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिस दैट वुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी amongst the French people, the ideas of the la patrie, the fatherland, le citoyen। तो गाइस यहाँ पर देखिए, इस पैराग्राफ का पहला मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, यानी कि फ्रांस के क्रांतिकारी, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे पहले लॉज को लाया। उन्होंने सबसे पहले आइडियाज़ लाया, ला पैट्री द फादरलैंड, दूसरा आइडिया लाया ला सिटोयन द सिटीजन, ठीक है। और गाइस उन्होंने लोगों के बीच एक ऐसा नोशन क्रिएट किया, एक ऐसा विचारधारणा क्रिएट किया कि हम लोग यूनाइटेड हो जाएं, क्योंकि गाइस एकता में बल है। और जब तक किसी देश का मतलब अगर एकता नहीं मिलेगा तो उसे क्या आज़ादी मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टाइल से लाए जिससे कि लोग मतलब एकजुट हों, एक साथ हों, एकता में रहें, इसलिए। और फिर वहाँ पर एक नया फ्रांस का फ्लैग लाया गया, जो कि था ट्राई कलर, तिरंगा। मतलब इस 3 रंगों का, अपना वाला तिरंगा नहीं, ये फ्रांस का 3 रंगा है, ठीक है। वह चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, मतलब पहले कोई और झंडा था, अब एक नया हो गया है जिसका नाम है ट्राई कलर, तिरंगा। द स्टेट जनरल वाज अ बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। गाइस हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन। तो यहाँ पर स्टेट जनरल क्या बन गया था? एक ऐसा एक्टिव सिटीजन्स का ग्रुप, और फिर उन्होंने अपने खुद को चेंज कर लिया था और उसको क्या कर लिया था? नेशनल असेंबली, ठीक है। न्यू हाइमन्स वेयर कंपोज्ड। गाइस हाइमन्स का मतलब होता है हेम्स, हेम्स बोलते हैं इसको, हेम्स। इसका मतलब होता है भजन, यानी कि वहाँ पर एक से एक नए गाने निकाले गए। ओथ्स टेकन, ओथ का मतलब होता है प्लेज। एंड मार्टियर्स, मैरिटर्स कॉमरेटेड। गाइस मैरिटर्स मतलब हो गया जो कि पहले युद्ध में मारे जा चुके थे, उनको सम्मान दिया गया, नए नए भजन लाए गए, नया देश के प्रति क्या बोलते हैं उसको, प्लेज लिया गया, शपथ लिया गया, ठीक है। ऑल इन द नेम ऑफ वन नेशन, एक नेशन के नाम पर। द सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाज पुट इन प्लेस एंड। तो यहाँ पर जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आया था उसने क्या किया? उसने यूनिफॉर्म लॉज फॉर सिटीजन रखा, मतलब सभी सिटीजन के लिए लॉज बराबर रखें। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वेर अबॉलिश्ड, मतलब कि जो पहले से आ रहे रीति रिवाज वाले जितने भी ड्यूज थे, मतलब जितना ही बाकी बकाया सबके पास था, उन सभी को माफ़ कर दिया गया कि जाओ सब ख़त्म हो गया। एंड और एक वज़न और मापन का एक यूनिफॉर्म, मतलब कि सभी तरफ बराबर होगा। जैसे गाइस पहले यूरोप में बहुत ही ज़्यादा चेंज था ये सब के बारे में, ठीक है। और फिर रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया। गाइस रीजनल डायलेक्ट्स का मतलब होता है कि ऐसा, मतलब रीजनल डायलेक्ट मतलब क्षेत्रीय भाषा, जैसे कि बहुत सारे क्षेत्रीय भाषा है जो कि आप क्षेत्रीय में अपने बोलते होंगे, ठीक है। एंड फ्रेंच, यानी कि जो फ्रेंच था, क्योंकि वह पेरिस में लिखा और बोला जाता था, इसलिए उसको नेशनल भाषा बनाया गया और पूरा देश के लिए कॉमन लैंग्वेज बन गया। और फिर उन क्रांतिकारियों ने और डिक्लेयर किया, घोषणा की कि अब हमारा ही ये काम है, हमारा मिशन है, हमारा टारगेट है कि जितने भी यूरोप हैं उनको डेस्पोटिज़म से बचाएं। डेस्पोटिज़म का मतलब होता है तानाशाही से बचाएं, और उनको भी नेशन बनाएं, उनको अलग देश बनाएं,
ठीक है। व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच्ड द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप, मतलब जैसे ही फ्रांस में सब हो रहा था, बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे थे, तो फिर क्या हुआ, ये सब बातें यूरोप में फैलने लगी, जो कि गाइस वहाँ पर के लोग क्या करने लगे, बच्चे, स्टूडेंट्स और अदर मेंबर्स, उन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाना शुरू कर दिया। और ठीक है, और फिर गाइस और मतलब यूरोप में भी उसका समर्थन हो रहा था फ्रांस का, तो उसकी जो आर्मीज़ थी वो हॉलैंड में गई, बेल्जियम में गई, स्विट्ज़रलैंड में गई और इटली के ऑलमोस्ट हर पार्ट में गई इन 1790। ठीक है गाइस, मतलब उनको समर्थन मिला बाहरी यूरोप से और वह उसकी आर्मीज़ इधर उधर जाने लगी। द फ्रेंच आर्मी, उन्होंने क्या किया, नेशनलिज्म के आइडिया को विदेशों में पहुंचाया। विदिन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर इट्स कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स। मतलब दोस्तों, जैसे ही एक बार फ्रांस तो हमारा डेमोक्रेसी बन चुका था, लेकिन गाइस आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जैसे ही फ्रांस के अंदर वाले जो लोग थे, उसके देश वाले, वे लोग इलेक्शन में लड़ाई कर रहे थे, तब बीच में नेपोलियन बोनापार्ट घुस जाता है और फिर फ्रांस को कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो यहीं पर दिया गया है, मतलब इस टेरिटोरीज़ का इतना लार्ज ग्रुप था कि नेपोलियन क्या किया, उसमें जा कर के बहुत सारे रिफॉर्म्स आइडियाज़ को देने लगा, जो कि उसने पहले ही फ्रांस में दे चुके थे। और गाइस जैसे ही नेपोलियन आया तो उसने डेमोक्रेसी को हटा करके उधर फेंक दिया और वहाँ पर मोनार्की सिस्टम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन गाइस उसने कुछ भलाई का काम भी किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने सोचा कि इसको और थोड़ा स्मूथ बनाते हैं, इसको और रेशनल और इफ़िशिएंट बनाते हैं। वहाँ पर से फिर एक कोड निकला जिसका नाम है द सिविल कोड ऑफ 1805। द सिविल कोड ऑफ जितने भी जन्म से प्रिविलेजेस मिले हुए हैं उनको नहीं मानता है। इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब बराबर, एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, और सबके प्रॉपर्टी पे उसका खुद का हक है। और फिर उसका इस कोड को सभी जगहों पर एक्सपोर्ट किया गया, मतलब बहुत सारे दूसरे देशों में बांटा गया, इटली, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, डच रिपब्लिक। तो फिर नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस राइट टू प्रॉपर्टी किया इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्ज़रलैंड एंड, मतलब उसकी बातों को अलग बैठाया गया, अलग जा कर के पहुँचाया गया सिविक कोड को। नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई किया, आसान बनाया, फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया और यहाँ पर पीजेंट्स को सर्फडम, गाइस सर्फडम का मतलब होता है, मतलब दास्य था। जैसे कि कोई कैसे किसान होता है, उसने पैसा नहीं दिया तो उसका कैसे होता है कि तुम्हारा बच्चा को भी कैद करके उसको गुलाम बना लेंगे, तो ये सब नेपोलियन हटा दिया, उधर सबको ख़त्म कर दिया। ट्रांसपोर्ट को उसने इम्प्रूव किया। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन इंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम, मतलब उनको एक अलग सी आज़ादी मिल गई थी। ठीक है, और बिजनेस एंड स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पार्टिकुलर बिगैन टू रिलीज दैट एंड ए कॉमन नेशनल करेंसी। तो गाइस मतलब जैसे ही ये सब हुआ, उसने करेंसी को चेंज किया, तो जितने ही बिजनेसमैन थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने सोचा कि एक कॉमन करेंसी आएगी तो हमारे लिए और भी ज़्यादा काम आसान हो जाएगा और ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स को और भी ज़्यादा आसान कर देगी। हाउएवर इन द एरियाज कॉन्क्योर्ड, द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू द फ्रेंच रूल वेयर मिक्सड, मतलब सभी जगहों पर यूरोप में फ्रेंच के जो आर्मीज़ थे, जो कि तुरंत ही घुसे थे, उनके ऊपर मतलब सेम रिएक्शन नहीं था, उन पे अलग अलग टाइप से रिएक्शंस आ रहे थे। और वहाँ पर गाइस सबसे पहले देखिए नेपोलियन कहाँ कहाँ घुसा, सबसे पहले हॉलैंड में घुसा, स्विट्ज़रलैंड में, और फिर कुछ सिटीज़ लाइक ब्रसेल्स। गाइस अब आपके लिए छोटा सा काम है, वो है कि आपको ब्रसेल्स कहाँ का राजधानी है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैंज्ड, मिलान एंड वॉर्सो, ये सब शहरों के नाम हैं। तो यहाँ पर हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, मतलब लिबर्टी के उन सभी जो लोग थे, अनदर लोग, उनको लगा कि ये सब लिबर्टी के दूत हैं, यहाँ पर लिबर्टी का संदेश लेकर के आई हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने तुरंत उनसे दुश्मनी कर ली। ठीक है, क्योंकि गाइज नेपोलियन जो सिस्टम लाया था उससे बहुत ही ज़्यादा टैक्सेशन हो गया, उससे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने लगा टैक्स पर, सेंसरशिप, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज़। और नेपोलियन क्या करने लगा, फ्रेंच आर्मीज़ में मतलब ज़बरदस्ती लोगों को
आर्मी में भर्ती करने लगा। इसी की वजह से बहुत ज़्यादा लोग गुस्सा होने लगे। ऑल सीम टू आउटवेक द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो गाइज यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और नहीं समझा तो फिर इस वीडियो को कर लीजिए रिवाइंड, यानी कि शुरू से देखिए। और हमारा टॉपिक नंबर 2 वे लोग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए तब तक बाय बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।